वित्त मंत्री अरुण जेटली का पिटारा खुल चुका है। बजट की बातें बाहर आ चुकी हैं। हम आपको बताएंगे बजट का पूरा गणित, आपको क्या मिला और कहां नुकसान में रहे आप। लेकिन उससे पहले इलाहाबाद से जो तस्वीरें आई हैं जरा वो देख लीजिए। इलाहाबाद में एक महफिल सजी है, डांसर समा बांध रहे हैं और स्टेज के नीचे ठुमके लगा रहे हैं। ये इलाहाबाद जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी की फेयरवेल पार्टी है। मुंबई से डांसर बुलाए गए हैं। अपर मुख्य अधिकारी रिटायर हुए तो उनके लिए ऑर्केस्ट्रा पार्टी आयोजित की गई। कुछ चुनिंदा अफसर और उनके चहेते ठेकेदार इंजीनियर्स की मौजूदगी में शुरू हुआ ये अश्लील डांस। पास में पुलिस लाइन है, कलेक्ट्रेट है, लेकिन योगी सरकार के सभी अधिकारी हाई प्रोफाइल पार्टी से बेखबर बने रहे और पार्टी में नोटों की बारिश हुई। जमकर ठुमके लगाए अधिकारियों ने। और अब बात करते हैं कर्नाटक की ब्लड पॉलिटिक्स की। बेंगलुरु में जो सियासत हो रही है, कभी बीफ विवाद सामने आता है तो कभी बयानों से घमासान मचता है। चुनावी साल में कर्नाटक में राजनीति एक अलग ही ढर्रे पर पहुंचती नजर आ रही है। बीजेपी एक बार फिर सिद्धिरमैया सरकार पर हमलावर है। सवाल उठे हैं बेंगलुरु के चिनप्पा गार्डन में हुई एक शख्स की हत्या के बाद। इस शख्स संतोष को बीजेपी वाले अपना कार्यकर्ता बता रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि बीजेपी से जुड़े होने की वजह से उसकी जान ले ली गई। कर्नाटक बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से इस वारदात को ट्वीट कर अब सियासत को हवा भी दे दी है। लेकिन पुलिस इसे आपसी रंजिश का मामला बता रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि मामले की जांच सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रही है। हत्या के तुरंत बाद बीजेपी ने आरोप लगाया कि संतोष बीजेपी का कार्यकर्ता था, इसी वजह से उसकी हत्या की गई और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के लिए तैयारी कर रहा था, बंटिंग्स लगा रहा था इस पूरे इलाके में। हालांकि हमें यहाँ पर कहीं पे बंटिंग्स नहीं मिली लगाई हुई, ना कोई पार्टी फ्लैग। और पुलिस का भी ये कहना है कि संतोष जो है वो उस टाइम अपने दोस्त के साथ घर वापस आ रहा था जब उस पर हमला हुआ और ये हमला जो है आपसी रंजिश की वजह से हुआ है। दो मुख्य आरोपी वसीम और फिलिप्स, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और जो दो और आरोपी हैं उनकी तलाश जारी है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि संतोष की हत्या के पीछे वजह यही है कि वो बीजेपी कार्यकर्ता है और पिछले 4 सालों की अगर बात करें सिद्धरमैया सरकार की, तब से लगातार कर्नाटक में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है और सरकार को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। तो क्या कर्नाटक में जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है कि चुन चुन कर बीजेपी कार्यकर्ताओं को टारगेट पर लिया जा रहा है और यही बीजेपी के आरोप हैं, जरा बता देते हैं आपको कि हाल फिलहाल में क्या इस तरह की घटनाएं वाकई हुई हैं जो सवाल खड़े कर रही हैं, कटघरे में खड़े कर रही हैं सिद्धरमैया सरकार को। 3 जनवरी 2018 को मंगलुरु में दीपक राव नाम के एक शख्स की हत्या हुई। 4 लोगों ने धारदार हथियार से दीपक की जान ले ली। बताया जा रहा है कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता था। 7 जनवरी 2018 को दीपक राव की हत्या का कथित रूप से बदला लेने के लिए अहमद बशीर पर हमला हुआ। अहमद बशीर पर 4 हमलावरों ने हमला किया था और उसने 7 जनवरी को अस्पताल में दम तोड़ दिया। इससे पहले बीते साल की बात करें, दिसंबर 2017 में परेश मिस्ता की उत्तर कन्नड़ के हुन्नार इलाके में हत्या कर दी जाती है। बीजेपी का दावा था कि वो पार्टी का कार्यकर्ता था। 5 सितंबर 2017 को वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या पर भी खूब राजनीति गरमाई थी और अब संतोष की हत्या पर बवाल मच रहा है। सवाल यही क्या वाकई कर्नाटक में चुनाव से पहले राजनीति का एक अलग दौर चल रहा है जहां पर बीफ पॉलिटिक्स, ब्लड पॉलिटिक्स में वोट बैंक तलाशा जा रहा है। Who are working in the Hindu activities, Hindu organization, so they are killing up to 24 Karyakarta was killed in Karnataka. Ruling party, the Congress government, is indirectly supporting the KFD and Popular Front. They are the main culprit. They are doing all this. All the incidences, same cut in the weapons. So they trained somewhere in Kerala, somewhere. They are same using the same weapons, same style. They are killing. और आइए आपको दिखाते हैं क्राइम की कुछ और खबरें क्राइम व्यू में। जेल में बंद राम रहीम के एक और साझेदार पर शिकंजा कसा है। बाबा राम रहीम के इशारे पर डेरा के भक्तों को नपुंसक बनाने वाले आरोपी डॉक्टर के खिलाफ सीबीआई ने आरोप पत्र दायर कर लिया है। आगरा में एक मिठाई की दुकान पर बदमाशों को मुंह की खानी पड़ी। 3 बदमाशों ने एक दुकान में घुसकर दुकान के मालिक पर अचानक हमला बोल दिया। हालांकि इस हमले के जवाब में दुकानदार की ओर से हुई फायरिंग में खुद बदमाश घायल हो गया।
यूपी के गाजियाबाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने शातिर लुटेरों के एक गिरोह के 11 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लुटेरों के पास से 3 कारतूस, 3 चाकू, 7 मोटरसाइकिल और 15 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। यूपी के संभल में जमीनी विवाद में बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें 4 साल की बच्ची की मौके पर मौत हो गई, वहीं एक शख्स घायल हो गया। अमेठी में कोतावली से महज चंद कदमों की दूरी पर 2 गुटों में गैंग वॉर से हड़कंप मच गया। दिन दहाड़े दोनों गुटों में चली ताबड़तोड़ गोली में एक शख्स की मौके पर मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और अब बात वित्त मंत्री के बजट की। चुनाव से पहले इस बजट से लोगों को बड़ी उम्मीदें थी। पिटारा खोला तो बहुतों के लिए बहुत कुछ निकला, लेकिन मिडिल क्लास के हाथ लगी मायूसी। टैक्स की छूट का दायरा भी नहीं बढ़ा और ऊपर से सेस की मार अलग से बढ़ गई। जेटली के बजट पिटारे में गांवों और गरीबों के लिए कई सारी योजनाएं हैं, लेकिन शहरी मध्य वर्ग और नौकरी पेशा लोग इस पहेली में उलझे हैं कि चुनावी बजट में उनके हिस्से आया तो क्या आया। लोक लुभावन है और उसके बाद भी कई चीज़ों की कमी है, जैसे इनकम टैक्स में किसी तरीके का स्लैब में बदलाव नहीं किया। सारी योजनाएं मध्यम वर्ग से वसूलना टैक्स के माध्यम से 3 लाख तक का 2.5 लाख तक का इन्होंने जो है 5% का स्लैब रखा, उसको बढ़ाया जा सकता था। अभी प्रेजेंट टाइम जो जरूरतें चाहिए हमें वो हमारी पूरी नहीं हो रही हैं। आखिरी बजट से मिडिल क्लास को राहत की उम्मीद थी, लेकिन इस बजट में उन्हें मायूसी हाथ लगी। बजट में आयकर छूट की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया। वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए 40,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का ऐलान किया गया। जानकारों के मुताबिक राहत देने के नाम पर 40,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया, लेकिन ट्रांसपोर्ट अलाउंस और मेडिकल रिइंबर्समेंट की सुविधा छीन ली। अभी 15,000 रुपए तक के मेडिकल बिल पर छूट है, वहीं 19,200 रुपए तक के ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर टैक्स छूट है। ये बजट न्यू इंडिया की नींव को सशक्त करने वाला बजट है। उधर एक्सपर्ट्स की माने तो सरकार ने एक हाथ से कुछ दिया है तो दूसरे हाथ से उसे वापस भी ले लिया है। स्वास्थ्य और शिक्षा सेस 3% से बढ़कर 4% कर दिया गया। इसके अलावा 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगेगा। वहीं इसके साथ ही 1 लाख रुपए से ज्यादा के निवेश पर 10% कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। म्यूचुअल फंड की कमाई पर 10% टैक्स देना होगा। मिडिल क्लास मायूस है, जिसे भांपते हुए विपक्षी दल आक्रामक हैं और बजट को निराशाजनक बता रहे हैं। किसान पूरी तरह से लामबंद होके इनके खिलाफ हैं। जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से पहले नतीजा लोकसभा का आया, 2 आज लोकसभा के नतीजे आ रहे हैं। जगह जगह विधानसभाओं में जो उपचुनाव हो रहे हैं, इनके खिलाफ ही जा रहे हैं। उसको जानते हुए इन्होंने ये कदम उठाया किसानों को MSP में कुछ राहत देने के लिए। शिक्षा, स्वास्थ्य पर सेस लगा है, वहीं पेट्रोल डीजल में भी सेस के खेल ने सबको हैरान कर दिया। एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और बेसिक एक्साइज ड्यूटी में कमी के जरिए सरकार ने पेट्रोल की कीमत 8 रुपए प्रति लीटर घटा दी, लेकिन इसकी एवज में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस 8 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया। सेस के खेल से मिडिल क्लास ठगा महसूस कर रहा है, लेकिन वित्त मंत्री बजट को बेहतरीन बता रहे हैं। वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान 85.51 लाख नए करदाताओं ने अपनी आय विवरणी दर्ज कराई है, जबकि इससे ठीक पूर्ववर्ती वर्ष में 66.26 लाख व्यक्तियों ने अपनी विवरणी दर्ज कराई थी। चुनावी साल में जेटली की मुट्ठी उस लिहाज से नहीं खुली जिसकी उम्मीद की जा रही थी। देखना यह है कि इस बजट के सहारे मोदी मैजिक की चमक कितनी कायम रह पाती है। आखिरी बजट और GST के बाद का ये पहला बजट है जिसमें रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया, तो वहीं आम आदमी के लिए इसमें बहुत ज्यादा राहत नहीं थी। इसके साथ में किसानों की आय दुगना करने का भी इसमें बड़ा रोड मैप लेकर के सरकार आई। हालांकि माना जा रहा है कि इससे बहुत ज्यादा बदलाव तो नहीं होगा, लेकिन देखना यह होगा इसका दूरगामी परिणाम क्या होता है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। और आंकड़ों के जरिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को समझाने की हम आपको कोशिश करते हैं। दरअसल 5 लाख के कर योग्य आय पर अभी टैक्स के रूप में आपको 12,875 रुपए चुकाने पड़ते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद 12,698 रुपए आपको चुकाने होंगे, यानी कि कुल फायदा हुआ है अगर आपकी कमाई सालाना 5 लाख रुपए है तो महज 177 रुपए। 25 लाख अगर आपकी कमाई है और अभी आप जो टैक्स देते हैं उस हिसाब से अगर बात करें तो लगभग 5,80,000 के करीब का आप टैक्स देते हैं। नया टैक्स आपका हो जाएगा 5,83,190 रुपए और यहां पर आपको 3,815 रुपए का फायदा है। स्टैंडर्ड डिडक्शन से सरकार को 8,000 करोड़ का नुकसान होने की आशंका है। इसके लिए आपको बता दें कि सेस से सरकारी खजाने को 11,000 करोड़ का फायदा होगा, यानी कि
एक तरफ नुकसान है तो 3000 करोड़ का फायदा ही हो रहा है। जैसे आपने कहा, मिडिल क्लास के लिए बिल्कुल कोई नया बेनिफिट्स नहीं है इसमें। हमने सोचा था कि लो इनकम टैक्स पेयर्स जो है शायद थ्रेशोल्ड को बढ़ाएंगे, शायद 5 लाख तक टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे कुछ, लेकिन ऐसे कुछ नहीं हुआ। क्योंकि वो हर बार हम वो छूट वगैरह जो होती है उसी को बस देखते हैं, बाकी इतनी सारी चीज़ें की गई हैं कि उससे कई गुना ज़्यादा जो है बाकी चीज़ों से जो है उसमें लाभ हो रहा है। और ये खाली सैलरीड इंडिविजुअल्स नहीं, मतलब सभी को इसमें लाभ हो रहा है। हेल्थ का बेनिफिट लेने वाले 50 करोड़ लोगों को कितना बड़ा लाभ हो रहा है, यानी 50 करोड़ इस देश के लोग, 132 करोड़ तो जनता है टोटल जो है इस देश में, उसमें से 50 करोड़ लोगों को आप 5 लाख रुपए तक का जो है मतलब फ़ायदा दे रहे हैं हर साल। मोदी सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में गरीबों को बड़ा तोहफा दिया है। बजट में सरकार ने हर गरीब को 5 लाख रुपए का मेडिकल बीमा देने का ऐलान किया है। जी हां, ओबामा केयर की तर्ज पर मोदी केयर इसे कहा जा रहा है। साथ ही महिलाओं और नौजवानों के लिए भी कई योजनाओं की घोषणा है। गरीबों के लिए खुला जेटली का पिटारा। गरीब परिवार को मिलेगा सालाना 5 लाख रुपए का मेडिकल बीमा। चुनावी बजट में मोदी सरकार ने कुछ सेक्टर के लिए खजाना खोल दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट में स्वास्थ्य, रोजगार और गरीबों के लिए कई तोहफे दिए हैं, जिनमें सबसे बड़ा तोहफा है नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम का, जिसके तहत 50 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रुपए का मेडिकल खर्च दिया जाएगा। इससे देश की 40% आबादी को फायदा होगा। हर परिवार को सालाना 5 लाख का मेडिकल खर्च और इसके साथ ही टीबी मरीजों के लिए 600 करोड़ रुपए की स्कीम शुरू की जाएगी। इसके तहत टीबी मरीजों को हर महीने 500 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा देश भर में 24 नए मेडिकल कॉलेज भी खोले जाएंगे। मेगा हेल्थ स्कीम हम लोगों ने अनाउंस की है। मुझे लगता है वो बहुत बड़ी योजना है और उस योजना के तहत देश के 10 करोड़ परिवारों को चुनना, वो एक सामाजिक क्राइटेरिया, आर्थिक क्राइटेरिया अवेलेबल रहता है। स्वास्थ्य क्षेत्र के अलावा सरकार स्वच्छ भारत अभियान पर भी और ज्यादा खर्च करने वाली है। इसके तहत देश में 2 करोड़ शौचालय और बनाए जाएंगे। 51 लाख नए घर बनाए जा रहे हैं। 2022 तक हर गरीब के लिए पक्का घर सुनिश्चित करने का लक्ष्य है। इस बजट में महिलाओं के लिए भी कुछ खास ऐलान किए गए, जिनमें सरकार 8 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन देगी, 4 करोड़ गरीब घरों में बिजली कनेक्शन देंगे। सौभाग्य योजना के तहत बिजली कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 2.25 करोड़ घरों में बिजली का कनेक्शन, इसका सीधा लाभ दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित ऐसे समाज के आखिरी छोर पर बैठे हुए अपने भाई बहनों को मिलेगा। बजट में युवाओं और रोजगार पर भी खास जोर दिखा। सरकार बेरोजगारी खत्म करने के लिए नई नौकरियां सृजित करेगी। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 70 लाख नई नौकरियां बनाई जाएंगी। मुद्रा योजना के लिए 3 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। व्यापार शुरू करने के लिए 3 लाख रुपए का फंड बनाया जाएगा। नए कर्मचारियों के ईपीएफ में सरकार 12% योगदान करेगी। छोटे उद्यमियों के लिए 3,794 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बजट की घोषणाओं से साफ है कि सरकार का ध्यान और एजेंडा गरीबी, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे अहम सेक्टर पर है। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बजट के क्या कुछ परिणाम होंगे वोट बैंक पर, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन किस तरह से गुजरात में बीजेपी को जीत के लिए संघर्ष करना पड़ा वो हम सबने देखा। और अब राजस्थान में भी वार्निंग बीजेपी के लिए आ गई है, जहां बड़ी मुसीबत के संकेत मिल रहे हैं। राजस्थान में हुए उपचुनाव में कांग्रेस के अच्छे दिन लौटते नजर आ रहे हैं। दरअसल मॉडलगढ़ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस के विवेक धाकड़ को जीत मिली है। वो करीब 12,976 वोटों से जीते हैं। खास बात यह है कि सीट बीजेपी विधायक कीर्ति कुमार के निधन से खाली हुई है। अजमेर और अलवर की लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी कांग्रेस को बड़ी कामयाबी मिलती दिख रही है। अजमेर लोकसभा सीट पर कांग्रेस को जीत मिली है। ये सीट बीजेपी सांसद संवरलाल जाट के निधन से खाली हो गई थी, तो वहीं बीजेपी सांसद चांदनाथ योगी के निधन से खाली हुई अलवर की सीट पर भी कांग्रेस को जीत मिल गई है। निश्चित तौर पर यह अच्छी खबर नहीं है।
प्रचार में बात सही है कि हम लोगों का प्रचार ऐसा था कि विपक्ष के धुएं निकल गए और इतने सारे मंत्री वहाँ घूमते रहे। मुख्यमंत्री जी, मुझे पता पड़ा उनके परिवार के लोग भी प्रचार करने उतरे थे। लेकिन आप समझ सकते हैं कि इतनी ताकत, इतना सत्ता, इतना बहुमत, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तमाम लोगों की ताकत के सामने जनता की आवाज़ वो दबा नहीं सके और अंततः जीत उसकी हुई जिसको जनता ने चाहा। तो आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जीत की खुशी देख सकते हैं, एक नई ऊर्जा देख सकते हैं और किस तरह से सचिन पायलट इस जीत को बड़ा बता रहे हैं और कांग्रेस के लिए ये जीत बड़ी है। आइए हम आपको समझाते हैं इस जीत के मायने क्या है। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राजस्थान की सभी 25 सीटें जीती थी। अब 2 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हो गया है। विधानसभा चुनाव से पहले मिली हार बढ़ा सकती है बीजेपी की मुश्किलें। दिसंबर में चुनाव होना है विधानसभा का। हार को वसुंधरा सरकार से नाराजगी के तौर पर देखा जा रहा है और केंद्र की नीतियों का नतीजा भी हो सकता है क्या ये हार? इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या राजस्थान में 2019 से पहले बीजेपी के लिए वाकई में ये नतीजे मुसीबत बढ़ाने वाले हैं। और सत्ता के गलियारों के बाद अब खेल के मैदान पर क्या कुछ हलचल है, खेल की खबरें फटाफट अंदाज में स्पोर्ट्स व्यू में। भारत साउथ अफ्रीका के बीच पहले वनडे के दौरान विराट कोहली को फील्डिंग करते वक्त चोट लग गई। हालांकि कोहली की चोट गंभीर नहीं है और वो वापस मैदान पर आ गए। T20 लीग शुरू होने से पहले वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों का दिखा बदला हुआ अंदाज। क्रिस गेल ने भांगड़ा तो आंद्रे रसेल ने किया कोरबो लोडबो पर डांस। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने इंस्टाग्राम पर पाकिस्तान के क्रिकेटर और अपने पति शोएब मलिक की फोटो पोस्ट की है। शोएब मलिक आज मना रहे हैं अपना 36वां जन्मदिन। और अब बात करते हैं एक और तिरंगा यात्रा की। जी हां, विकासगंज की आग ठंडी भी नहीं पड़ी है। वाराणसी के लंका इलाके से एक और तिरंगा यात्रा निकाली गई है। ये तिरंगा यात्रा बजरंग दल ने बिना किसी इजाजत के निकाली है, जिसमें तिरंगे के साथ साथ भगवा झंडा भी शामिल किया गया और यही कासगंज में विवाद का विषय भी था जो खबरें आई। अगर तस्वीरों की तरफ गौर करें तो पूरी यात्रा में एक ही तिरंगा दिखाई दे रहा है और बाकी भगवा झंडा देखने को मिल रहा है। तो क्या भगवा राजनीति तिरंगे के सहारे करने की बीजेपी की कोशिश है? पुलिस की इजाजत के बिना तिरंगा यात्रा के नाम पर यहां बजरंग दल ने ये भगवा यात्रा निकाली, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए कि क्या कासगंज की घटना से प्रशासन ने कोई सबक नहीं लिया? उत्तर प्रदेश की सरकार किस तरह से इस पूरे संवेदनशील इलाके में और इन परिस्थितियों में इस तरह की तिरंगा यात्रा और भगवा यात्रा के आयोजन को हामी दे सकती है? और दुनिया भर में क्या कुछ खबरें हैं, देखते हैं वर्ल्ड व्यू में। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने से 3 लोगों की मौत हो गई। न्यूपोर्ट बीच के नजदीक ये हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा था, तभी इसका संतुलन बिगड़ा और ये एक घर के ऊपर जा गिरा। हादसे के वक्त हेलीकॉप्टर में 4 लोग सवार थे। ऑस्ट्रेलिया में एक हाईवे पर एक ट्रेलर में अचानक आग लग गई। क्वींसलैंड में इस ट्रेलर को एक दूसरी गाड़ी टो करके ले जा रही थी, तभी उससे लपटें उठने लगी। हैरानी की बात यह है कि ड्राइवर इस गाड़ी को जलती हालत में करीब 20 किलोमीटर तक ले गया। मौके पर मौजूद पुलिस की गाड़ी के डैश कैम में इस अग्निकांड की तस्वीरें कैद हो गई। रूस में एक नदी के पानी का रंग बदलने से हड़कंप मच गया। वेस्टर्न साइबेरिया में मोलचंका नदी के पानी का रंग लाल हो गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक नदी में कुछ केमिकल्स बहाया गया था। नदी के प्रदूषित होने की वजह से शहर में पेयजल का संकट खड़ा हो सकता है। बोलीविया में बाढ़ ने कहर बरपाया। बोलीविया और अर्जेंटीना की सीमा पर भारी बारिश के बाद सैलाब आ गया। करीब 1.25 लाख लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। और अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में ऐसे जिराफ सामने आए हैं जिनके लिए ऐसा दावा हो रहा है कि वो अमेरिका के सुपर बाउल स्पोर्ट्स इवेंट के लिए भविष्यवाणी कर सकते हैं। जी हाँ, भविष्यवाणी करने वाले ऑक्टोपस सुने थे और इस बार एक जिराफ आ गया है। हरपुर्सविले में रहने वाले इस जिराफ ने जीतने वाली टीम के नाम की भविष्यवाणी की है। खबरों की माने तो ये जिराफ यहाँ उसी टीम के बोल में खाना खाता है जो टीम जीतने वाली होती है। अमेरिका में होने वाले इस इवेंट के लिए हर बार सबसे पहले इन जिराफों की भविष्यवाणी को देखा जाता है। और अहमदाबाद के सरखेज इलाके में पुलिस ने नशे की हालत में होटल के कर्मचारी को बुरी तरह से पीट दिया। बताया जा रहा है कि ये पुलिस वालों ने खाना नहीं देने पर होटल कर्मचारी को बुरी तरह से पीट दिया। पुलिस की दबंगई की तस्वीरें होटल में लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई और सवाल उठने लगे कि आखिर पुलिस वाले कब तक खाकी का खौफ दिखाएंगे। वो लोगों के लिए हैं, ना कि लोगों पर यूं अवैध तरीके से अपनी गुंडाई दिखाने के लिए।
और अब देखते हैं बॉलीवुड में क्या कुछ हलचल है, सिनेमा की हलचल सिनेमा व्यू में। ट्विटर पर काफी सक्रिय रहने वाले अमिताभ बच्चन इन दिनों ट्विटर से नाराज हैं क्योंकि ट्विटर ने उनके फॉलोअर्स की तादाद घटा दी है। बॉलीवुड के महानायक ने अपने लेटेस्ट ट्वीट में ट्विटर छोड़ने के संकेत दिए हैं। अमिताभ ने अभी तक के सफर के लिए ट्विटर को धन्यवाद देते हुए कहा है कि अब ट्विटर से विदा लेने का वक्त आ गया है। आलिया भट्ट ने अपनी अपकमिंग फिल्म राजी की पहली ऑफिशियल तस्वीर शेयर की है, जिसमें उनके साथ को स्टार विक्की कौशल भी नजर आ रहे हैं। राजी इसी साल 11 मई को रिलीज होने वाली है। इसका निर्देशन मेघना गुलजार ने किया है। अक्षय कुमार अपनी अपकमिंग फिल्म केसरी की तैयारियों में जुट गए हैं। स्टंट में माहिर अक्षय फिल्म में तोप चलाते और तलवारबाजी करते नजर आएंगे। 1897 की सारागढ़ी की लड़ाई पर बन रही केसरी एक हिस्टोरिकल फिल्म है, जिसमें अक्षय कुमार हवलदार ईशर सिंह का किरदार निभाते नजर आएंगे। पंजाबी सिंगर और एक्टर दलजीत दोसांझ बड़े पर्दे पर रंगरूट बनने जा रहे हैं। पंकज बत्रा के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म महाराजा सर सज्जन सिंह पर बनी है। वो ब्रिटिश सेना के सिपाही थे और 1893 से 1947 के बीच रतलाम के पहले महाराज थे। फिल्म रंगरूट 23 मार्च को रिलीज होगी। तो इस बुलेटिन में आपने देखी देश दुनिया खेल के मैदान और साथ ही साथ सिनेमा की हर वो खबर जो आपसे रखती है सरोकार। आज के लिए नेशन व्यू में बस इतना ही।